Hello friends, this is Dheeraj and I welcome you all on the platform of रासायनिक माइंड। तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सभी कंसंट्रेशन टर्म्स लाइक मोलरिटी, मोललिटी, कंसंट्रेशन इन पीपीएम, कंसंट्रेशन डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ये सभी जो टर्म्स थे वो सभी पढ़ लिए थे। अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो हम सॉल्युबिलिटी के लिए कुछ सॉल्यूशन किए होंगे, उनके बारे में भी सॉल्युबिलिटी का डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन समझ। तो सॉल्युबिलिटी होती क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसका कहने का मतलब ये है कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दी होगा, उसमें एक कोई सब्सटेंस कितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो इस सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करने के लिए कुछ अफेक्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स के बारे में समझ लेते हैं। तो फैक्टर्स कौन से? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की नेचर पर डिपेंड जरूर करेगा, एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर तो डिपेंड करेगी ही सॉल्युबिलिटी, उसके साथ साथ टेम्परेचर और प्रेशर पर भी डिपेंड करेगी। तो हम जो सॉल्यूशंस पढ़ेंगे वो सॉल्यूशंस पढ़ेंगे सॉल्यूशंस ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। मतलब कहने का मतलब साफ है कि हम लिक्विड सॉल्यूशन का अध्ययन करेंगे। मतलब एक बार सॉलिड जो होगा वो लिक्विड में डाला जाएगा और एक बार गैस लिक्विड में डिसॉल्व की जाएगी। तो दो तरीके के सॉल्यूशंस होंगे, सॉलिड इन अ लिक्विड और गैस इन अ लिक्विड। तो आइए समझते हैं, आगे बढ़ना। तो पहला हमारा दे रखा है solubility of a solid in a liquid। तो ये हमारे समझ में आ गया। अब इसके लिए हम समझना स्टार्ट करते हैं कि क्या है ये। तो सबसे पहले एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। इसका कहने का मतलब है कि प्रत्येक जो लिक्विड होगा उसमें हर एक सॉलिड डिजॉल्व नहीं होता है। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। सोडियम क्लोराइड, मतलब जो तुम घर में खाने का नमक यूज करते हो, एंड शुगर, मतलब जो चीनी यूज करते हो। डिजॉल्व रेडिली इन वाटर, मतलब वाटर में बहुत जल्दी ये डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसा कि हम आमतौर पर घरों में देखते भी हैं कि नमक बहुत जल्दी घुल जाता है, चीनी भी बहुत जल्दी घुल जाती है इन वाटर। ठीक है। और अगला इसने दे रखा है नेफ्थलीन एंड द एंथ्रासीन डू नॉट, मतलब नेफ्थलीन और एंथ्रासीन वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। नेफ्थलीन तो तुमने देखा होगा, नेफ्थलीन की बॉल्स आती हैं घरों पे लगाते, मतलब कपड़ों में, अलमीरा वगैरह में डालने के लिए। ऑन द अदर हैंड नेफ्थलीन और ये एंथ्रासीन जो होते हैं मेरे, ये जो है डिजॉल्व रेडिली इन बेंजीन। बेंजीन भी एक सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में नेफ्थलीन और एंथ्राजीन बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ये और कह रहा है कि वट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट, मतलब वाटर में तो सोडियम क्लोराइड और शुगर डिसॉल्व हो जाते थे, लेकिन बेंजीन में सोडियम क्लोराइड और शुगर डिसॉल्व नहीं होते हैं। ये ऑब्जर्व किया, इट इज ऑब्जर्व दैट द पोलर सॉल्वेंट। तो ये कहानी क्यों हुई, देखिए उसके बारे में ये बता रहा है। इट इज ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसने अब ये कहानी बताई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो कहानी इसने बताई है कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। तो ये तो आप बिल्कुल रिमेंबर कर लें कि पोलर किस में डिसॉल्व होगा, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो ये तो बिल्कुल याद रखना है कि नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा और पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ने का यही फायदा है कि क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं बोर्ड में या नीट में, जेई में भी, कि यहाँ से लाइन से बिल्कुल सीधे पूछ लेता है कि कहाँ से ये क्या क्वेश्चन है। सीधे ये पूछ ले कि ये कोई सॉल्वेंट दे रखा है, कोई दे रखा होगा, उसमें पोलर पोलर आपको देखने होंगे और वो उसकी सॉल्युबिलिटी पूछ रहा होगा।
तो अब ये होता क्यों है ऐसा, इसके बारे में भी आइए डिस्कशन करते हैं। तो ये क्या होता है, अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट ऑफ द इफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर सिमिलर। मतलब ये तभी डिजॉल्व होते हैं तब इनकी दोनों की सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सिमिलर होंगी। कैसी होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सिमिलर। तो वो वही होता है कि जब हम पोलर और नॉन पोलर की बात करते हैं तो पोलर पोलर की जो इंटरेक्शंस होती हैं वो सेम होती हैं, नॉन पोलर में इंटरेक्शन सेम होती है, इसलिए ये डिसॉल्व हो जाते हैं। तो कोई अगर तुमसे कारण पूछे कि ये ऐसा ही क्यों होता है, तो इसका कारण है कि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सिमिलर होती है। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो व्हेन अ सॉलिड एडेड टू द सॉल्वेंट some solute dissolved and its concentration increases in the solution। ये कहता है जब हम सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे किसी सॉल्वेंट में तो सीधी सी बात है कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी ही। तो ये जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस डिसोल्यूशन बोला जाता है। कौन सा प्रोसेस, डिसोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, ऐसे ही अब अगला प्रोसेस मतलब ये आगे बता रहा है कि some solute particles in solution collide with the solid solute particles। मतलब ये कह रहा है जब सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व हो चुके होंगे, जो सॉल्यूशन बन चुका होगा और कुछ सॉलिड बचे हुए होंगे, वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन से बाहर आ जाते हैं। अब ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है मेरा क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो स्टेज इज रीच्ड व्हेन द टू प्रोसेस अकर्स एट द सेम रेट। देखिए ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि ऐसी कोई स्टेज जहां पर टू प्रोसेस सेम हो जाती हैं तो उस वाली स्टेज को क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम इसका रीच पहुंच चुका, मतलब इक्विलिब्रियम पर आ चुकी है ये स्टेज, यही यहाँ बताया गया है। अंडर सच कंडीशन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स going into solution will be equals to the solute particles separating out and a state of dynamic equilibrium is reached। उसने बताया कि इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम कैसे होता है, इक्विलिब्रियम जो मेरा आता है वो आता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम आगे कि ये आगे क्या कह रहा है। So at this stage, the concentration of solute in solution will remain constant। मतलब जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उस टाइम कंसंट्रेशन सेम हो जाती है, क्योंकि उतना ही सॉल्यूशन बन रहा होता है, उतना ही सॉल्यूट उसमें से सेपरेट आउट हो रहा होता है। अंडर द गिवन कंडीशन दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब ये सेम रहने चाहिए टेम्परेचर और प्रेशर। Similar process is followed by when gas are dissolved in a liquid solvent। मतलब यही प्रोसेस सेम होता है जब गैस को डिसॉल्व किया जाता है लिक्विड सॉल्वेंट। Such a solution in which no more solute can be dissolved। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। Such solutions in which no more solute dissolved at the same temperature and pressure। मतलब एक ऐसी स्टेज जहां मतलब टेम्परेचर प्रेशर सेम है, उस पर वही रिमेन्स रखा हुआ है, मतलब हमारा टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, उस पर हम और ज्यादा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वाली जो स्टेज पर जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को क्या बोलूंगा मैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलूंगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड पता पड़ गई, अब बात करते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। कौन से सॉल्यूशन की, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं, इज विच वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर। मतलब ये कह रहा है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें और सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है। देखो अगर सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है, क्या हो चुका है,
मेरा सॉल्यूशन जो है सैचुरेट हो चुका है। अगर सैचुरेट हो चुका है तो इसमें मैं सॉल्यूट ऐड करता हूँ, क्या याद ऐड करता हूँ, सॉल्यूट। तो ये सॉल्यूट तो इसमें डिसॉल्व होगा नहीं। तो अगर इससे ऊपर की मैं कंडीशन देखूं तो ये अनसैचुरेशन पॉइंट पर नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो सैचुरेटेड हो चुका है। बात करता हूँ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनेगा। देखिए, इस सैचुरेटेड पॉइंट, जो सैचुरेशन पॉइंट होगा किसी सॉल्यूशन का, उससे पहले जो सॉल्यूशन बना हुआ होगा वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। देखो कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि 40 ग्राम NaCl और वाटर, मतलब वाटर मैंने लिया 100 ग्राम। अगर 40 ग्राम NaCl 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व हो जाता है कंप्लीटली, लेकिन 40 से ज्यादा नहीं हो पाता, मतलब 40 ग्राम NaCl सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेता है। अगर मान लीजिए एक स्टेज ये है कि मेरा केवल 20 ग्राम NaCl अभी डिजोल्व हुआ है 100 ग्राम वाटर में, मतलब 20 ग्राम NaCl डिजोल्व हुआ है। तो अभी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इसमें और 20 ग्राम NaCl ऐड कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि जब मैं 20 ग्राम ऐड कर दूंगा तो ये सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो यही यहाँ बोला था कि अगर इज वन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व। तो अगर मैं इस वाला, ये जो सॉल्यूशन होगा मेरा, इस सॉल्यूशन में मैं 20 ग्राम ऐड करूंगा तभी सैचुरेशन पॉइंट पे। मान लीजिए कि मैं इसमें लेता हूं केवल 10 ग्राम NaCl डालने लग जाता हूं, तो ये जो 10 ग्राम NaCl इसमें क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब ये था कि ये जो मेरा बना हुआ होगा, ये 20 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर में जो सॉल्यूशन बना हुआ होगा, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते आगे। The solution which is in dynamic equilibrium with undissolved solute is the saturated solution and contains the maximum amount of, इसने ये बोल रहा है कि saturated solution होता है और and contains the maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent। मतलब saturation point पर solute maximum होता है उस given solvent में। जितनी अमाउंट मुझे, अगर मान लीजिए 100 ग्राम वाटर दे रखा है या कुछ भी सॉल्वेंट दे रखा है, उसमें सैचुरेशन पॉइंट पर वो जो सॉल्यूट होगा वो मैक्सिमम होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हो। अगर घर पे तुम देखते हो, अगर वाटर में तुम NaCl डालते जाओ, NaCl डालते जाओ, तो वो घुलता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा उस नॉर्मल वाटर में कि NaCl घुलना बंद हो जाएगा। जब NaCl घुलना बंद हो जाए तो उसको क्या बोलूंगा मैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जब तक मैं घुलता जा रहा था, जब तक वो घुलता जा रहा था, उस टाइम तक वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था। ठीक है, अब मैं बात करता हूं। अर्लियर वी हैव ऑब्जर्व दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। मतलब ये कह रहा है कि जो एक सब्सटेंस दूसरे में जब मिलाया जाता है तो वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी उसकी सॉलिडिटी डिपेंड करती है। तो ये दो पैरामीटर्स होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। ये भी बहुत अच्छा हमारा इफेक्ट डालते हैं सॉल्युबिलिटी पे। तो आइए इस सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट होंगे टेम्परेचर और प्रेशर का समझ लेते हैं। तो पहला इफेक्ट हम पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे तो देखिए सबसे पहले, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इसका कहने का मतलब है कि टेम्परेचर से अच्छी सिग्निफिकेंटली अमाउंट में उसकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट किया जाता है। और उससे चेंज, अगर हम मान लीजिए टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी कन्फर्म उसकी अफेक्ट होगी। जैसे कि जब तुम घर पे अगर चीनी डालते हो वाटर में, तो चीनी डिजोल्व होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब चीनी डिजोल्व होना बंद हो जाएगी, लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा हीट दे दोगे, उस पानी को तुम गर्म कर दोगे, वो जो हमारी जो चीनी ली हुई थी वो भी उसमें डिजोल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं, कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 2.10। मतलब जो हमें जो ऊपर वो दे रखा था, क्या दे रखा था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट
इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन, यही हमें ऊपर इक्वेशन दे रखी थी। बीइंग डायनामिक इक्विलिब्रियम मस्ट फॉलो द ली चैटेलियर प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ये हमने 11th में पढ़ा था इक्विलिब्रियम चैप्टर में। ओके, तो इन जनरल देखो, अब ये एक नई बात बता रहा है। इन जनरल इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब कोई एक मान लीजिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, द मतलब नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। उसने बोल रखा है डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, मतलब हम उसे हीट दे रहे हैं। तो यहाँ ये जो आ रहा है डेल्टा एच सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 0। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। अगर मेरा प्रोसेस एंडो है, कौन सा है? एंडोथर्मिक, तो डेल्टा एक्स क्या आएगी? ग्रेटर देन 0। अगर मेरा प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा एक्स इज लेस देन 0, क्योंकि ये नेगेटिव में है। देखिए यहाँ गलत दे रखा है, ये दोनों ही जगह ग्रेटर देन डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है, लेकिन ये लेस देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ एक्सोथर्मिक है। कौन सा है? एक्सोथर्मिक। तो द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज, तो ये कह रहा है अगर हम टेम्परेचर देखो, एंडोथर्मिक का मतलब है डेल्टा एच 0 से ज्यादा है, मतलब हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है, और हीट प्रोवाइड करेंगे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इफ इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, if it is exothermic process, the solubility should decrease। एक्सोथर्मिक में हीट मतलब हीट एक्सर्ट होती है, हीट बाहर निकलती है। जब हीट निकलेगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और यही ट्रेंड जो था वो ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, मतलब एक्सपेरिमेंटली भी यही ट्रेंड हमें ऑब्जर्व हुआ था। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अब देखो हम कौन सा सॉल्यूशन पढ़ रहे थे? हम जो सॉल्यूशन पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सॉलिड इन लिक्विड। था तो ये लिक्विड सॉल्यूशन, लेकिन सॉलिड डाला जा रहा था। जो प्रेशर टर्म होती है वो लिक्विड और सॉलिड पर ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती है, बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट डालती है। तो प्रेशर does not have any significant effect on solubility of solid। मतलब इस solid in liquid वाले सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालती है। it is because it is so because solid and liquid are highly incompressible and practically remain unaffected by change in pressure। मतलब सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, वैसे तो सॉलिड के बहुत ज्यादा पास होते हैं, लिक्विड के इतने नहीं होते हैं, तो प्रेशर का इतना ज्यादा इफेक्ट इन पर नहीं पड़ता है। ये कारण था क्यों इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। मतलब सॉल्यूशन हमारा लिक्विड ही है, लेकिन अब लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है, वो कैसे? सॉल्वेंट लिक्विड होगा, और जो मेरा सॉल्यूट होगा वो क्या होगी? गैस होगी। मतलब जो सॉल्यूट होगा मेरा वो क्या होगी? मेरी गैस। और मेरा सॉल्वेंट जो मैंने लिया होगा वो क्या होगा? लिक्विड होगा। ओके, आइए पढ़ना आगे स्टार्ट करते हैं। मैनी गैसेज डिजोल्व इन वाटर, मतलब वाटर में बहुत सारी गैसेज डिजोल्व हो जाती है। ऑक्सीजन इज वन ऑफ देम। ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन डिजोल्व ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। अब देखो ये डिजोल्व कैसे की जाती है, एक तो मैं बेसिक मेथड बता देता हूँ कि जो हमारी गैस होती है उसको बबल किया जाता है बाई थ्रो निडल, या कुछ और लेंगे, जैसे हमारे पास हमने कोई हमारी जो टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब को ऊपर से क्लोज कर दिया और इसमें मान लीजिए हमारा लिक्विड भर दिया हमने। अब मुझे इसमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन डिजोल्व करनी है। कोई सा भी सॉल्वेंट हो सकता है, तो मुझे कैसे? जो मेरा नाइट्रोजन पाइप आ रहा होगा, नाइट्रोजन गैस आ रही होगी, उसके थ्रू में इसमें अब निडल लगा दूंगा और निडल इसमें बबल कराऊंगा उस गैस। तो जो बबल कराऊंगा, कुछ गैस तो इसमें इवॉल्व हो जाएगी, मतलब निकल जाएगी बबल करते हुए, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व हो जाएगी इस पर्टिकुलर लिक्विड में या सॉल्वेंट में। ओके, तो अब क्या? इट इज दिस डिजोल्व्ड ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑल एक्वेटिक लाइफ। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या कह रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड।
हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। मतलब जो HCl गैस होती है वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है वाटर में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज ग्रेटली इफेक्टेड बाय प्रेशर। देखिए हमारे हमने अभी जो पढ़ा था उसमें प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा था, लेकिन यहाँ कह रहा है लिक्विड गैसेज इन लिक्विड ग्रेटली इफेक्टेड बाय प्रेशर। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस जो होती है इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं? मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, फार पार्ट होते हैं, ठीक है। अगर ये दूर दूर होंगे तो इनको प्रेशर डाल के कंप्रेस किया जा सकता है। तो अगर कंप्रेस किया जा सकता है तो इनकी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट जरूर करेंगे। अब कैसे करेंगे आइए वो समझते हैं। देखिए उसने बोला था वहाँ प्रेशर और टेम्परेचर दोनों से इफेक्ट होता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। इसने साफ साफ बोला हुआ है कि जो मेरी सॉल्युबिलिटी होगी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद प्रेशर। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मतलब मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि प्रेस मेरा जो प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी होगी, या सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ेगी। ये चीज समझ में आ चुकी होगी। इस लाइन का मतलब ये है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ये नीट में या तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जो एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, दो नंबर के, उसमें पूछा जा सकता है कि सॉल्युबिलिटी कैसे इफेक्ट करती है इस वाले लिक्विड के लिए और वो सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन कौन सा दे रखा होगा? गैसेज इन लिक्विड, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या? फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट कंसीडर अ सिस्टम एज शोन इन फिगर 2.1। मतलब 2.1 फिगर में एक फिगर दिखाई है, इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए ये वाली फिगर है, इसमें क्या है? द लोअर पार्ट ए, द लोअर पार्ट, इसने बोला है द लोअर पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन एंड अपर पार्ट। मतलब लोअर पार्ट क्या है? सॉल्यूशन, एंड द अपर पार्ट इज गैसियस। तो देखो इसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये गैस है, और ये वाला जो पार्ट है वो ये क्या है? लिक्विड है। ये वाला पार्ट लिक्विड है और ये वाला पार्ट मेरा गैस है, ठीक है। अब होगा क्या? अपर पार्ट इज गैसियस सिस्टम एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर। मतलब इसका उसने पहले से ही प्रेशर और टेम्परेचर डिफाइन कर रखे कि प्रेशर P है और टेम्परेचर T है। अब वो बोल रहा है एज्यूम दिस इज सिस्टम टू बी इन अ स्टेट ऑफ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब ये इक्विलिब्रियम पर है कि इसमें कोई अभी चेंज नहीं चल रहा है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन। Under these conditions, rate of gaseous particle, देखो under these conditions, rate of gaseous particles entering and leaving the solution phase is the same। इक्विलिब्रियम का तो मतलब यही होता है। देखिए क्या इक्विलिब्रियम का मतलब है? ये मेरा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन। देखो हमारा सॉल्यूट क्या है? ये गैस सॉल्यूट सॉल्यूट है, और ये जो लिक्विड है इसमें सॉल्वेंट भी है, और ये सॉल्यूशन बना हुआ है। तो हो क्या रहा होगा? यहाँ हो रहा होगा मेरा कि कुछ गैसियस पार्टिकल अंदर जा रहे होंगे, उतने ही बाहर निकल रहे होंगे। इससे क्या है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी बनी रहेगी, इक्विलिब्रियम हमारा रिटेन रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इंक्रीज द प्रेशर। अब उसने क्या कहा कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं। नाउ इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज बाय कंप्रेसिंग द गैस टू अ स्मॉलर वॉल्यूम। मतलब इसने कहा है कि अभी गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ये जो गैस का वॉल्यूम दे रखा है ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। तो आइए इसको समझते क्या क्या है इसने। तो देखो इसने कुछ नहीं किया है, सिंपल सा काम किया कि प्रेशर को क्या कर दिया है मेरा? इंक्रीज कर दिया। अगर देखो प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो ये जो पिस्टन है मेरा नीचे की तरफ मूव करेगा। देखो
ये पिस्टन नीचे की तरफ यहाँ से मूव किया, और देखिए ये वाला फिगर इसीलिए बनाया है। जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ मूव किया, ये जो वॉल्यूम था इतना सारा, ये देखिए बहुत गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा था यहाँ, ये पूरा गैस का वॉल्यूम था। अब ये वॉल्यूम, गैस कंप्रेसिबल होती है, अब मैं गैस को कंप्रेस करने लगा तो ये कम वॉल्यूम में गैस आ गई। अब वॉल्यूम कितना रह गया गैस का, इतना वॉल्यूम। लिक्विड का अभी तक वॉल्यूम वही है, लेकिन गैस का वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल, देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम over the solution, and also the rate at which the gaseous particles are striking the surface of solution to enter it। देखो इसका कहने का मतलब क्या है, देखो अभी तक हम जब बात कर रहे थे तो इस सॉल्यूशन, इस लिक्विड फेज पे मान लीजिए दो पार्टिकल हमारे लगे हुए थे, क्योंकि बाकी सब घूम रहे थे, उन्हें बहुत ज्यादा जगह मिल रही थी, जब जगह मिलेगी तो वो घूमेंगे फिरेंगे, ऐस करेंगे। अब देखो, लेकिन जब इनका वॉल्यूम कम कर दिया गया कि इन पर इस रेस्ट्रिक्शन लगा दी, जैसे कि पहले तो तुम लोग बाहर घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा घरों में कैद हो गए। घरों में कैद हो गए तो तुम्हारी इंटरेक्शन कहाँ रहेगी, केवल घर की दीवारों से रहेगी। पहले कहाँ रह रही थी, पहले मार्केट में भी जा रहे थे। अब क्या, अब तुम रह रहे हो घर में कैद। तो अब मैं बात करता हूँ जब इस वाले पे, तो अब यहाँ पार्टिकल्स इतने ही बीच में, एक से मतलब पहले दो आ रहे थे तो अब मान लीजिए चार आ गए होंगे, मतलब गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए हैं। और दूसरी बात, जो हमारे अब देखिए प्रेशर पड़ेगा तो वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सॉलिड में भी एंड उसमें सॉरी लिक्विड सॉल्यूशन में भी एंटर करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये एंटर करने मेरे लग जाएंगे, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम चेंज होगा। अगर मान लीजिए तुम उसको प्रेशर लगा के उसमें गैसेस पार्टिकल बढ़ा रहे हो, पहले वो रेट इक्विलिब्रियम पर थी, अगर वो इक्विलिब्रियम को तुम डिस्टर्ब कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। तो अब चेंज क्या होगा वही समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो इसकी वजह से चेंज क्या हुआ, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज। देखिए अगर गैसियस मॉलिक्यूल लिक्विड सॉल्यूशन में एंटर करने लग गए तो ये कंफर्म है इक्विलिब्रियम मेरा डिस्टर्ब होगा। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है तो हो क्या रहा है कि गैसियस पार्टिकल लिक्विड में डिसॉल्व हो रहे हैं, मतलब लिक्विड में अंदर एंटर कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की इंक्रीज हो रही है। और until a new equilibrium is reached, मतलब is reached, resulting in an increase in the pressure of gas above the solution and thus the solubility increase। ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने प्रेशर इंक्रीज किया था। तो हम मैंने अभी ऊपर बताया था कि प्रेशर क्या होता है, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी भी मेरी इंक्रीज होगी। तो वही कहानी यहाँ हुई है, क्योंकि मैंने प्रेशर बढ़ाया था, पिस्टन को नीचे दबाया था, सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ी क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल एंटर करने लग गए उस लिक्विड सॉल्यूशन में। आइए तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब इस फिनोमिना को सबसे पहले जो बताने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन थे, हेनरी। कौन थे, हेनरी थे, हेनरी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हेनरीज लॉ बोला जाता है। तो देखो, हेनरी was the first to give a quantitative relation between the pressure and solubility of a gas in a solvent which is known as Henry's law। मतलब हेनरी ने इसके क्वांटिटेटिव रिलेशन को समझने के लिए अपना एक नया नेम दे दिया, उसको क्या बोला जाता है, हेनरी लॉ। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ द व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हेनरी लॉ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कहीं ना कहीं, और जेई नीट में तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तुम्हारे उनमें भी बहुत जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो हुआ क्या, द लॉ स्टेट्स दैट, अब ये नियम बताता क्या है, ये जो हेनरी लॉ था वो बताता क्या है, ये बताता है ये एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि तुम्हें ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, मतलब
उसने कहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, क्योंकि हम जो पढ़ रहे थे सॉल्यूशन वो गैस इन अ लिक्विड पढ़ रहे थे, तो हेनरी लॉ किसके लिए है? सॉल्यूशंस दैट कंटेन्स गैस इन अ लिक्विड। तो द solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। देखिए यही चीज तो मैं ऊपर बता रहा था, ये कहानी इन्होंने, जो हमारे हेनरी बाबा थे, इन्होंने दे दी कहानी। इन्होंने क्या कहा कि जो solubility है मेरी, क्या है? solubility, solubility is directly proportional to the pressure of gas। मतलब मैं यहाँ लिख दूँ pressure of gas। यही कहानी मैंने ऊपर बताई थी। तो ये इन्होंने अपना नियम दिया कि ये मेरा नियम है, इसको हेनरी लॉ से जाना जाएगा, और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी। लेकिन अब देखिए कहानी, उस टाइम और भी साइंटिस्ट आ जाते थे, तो डाल्टन आए। कौन आए? डाल्टन। डाल्टन, a contemporary of Henry, also concluded independently that the solubility, इन्होंने independently अपना बताया था कि solubility of a gas in a liquid solution is a function of partial pressure of the gas। अब उन्होंने बोला था प्रेशर ऑफ द गैस, इन्होंने बोल दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मतलब गैस का कौन सा प्रेशर लगेगा? पार्शियल प्रेशर की बात करूंगा मैं। तो if we are you if we use the mole fraction of a gas, देखिए अब यहाँ से एक नई कहानी स्टार्ट होती है। अभी तक हम solubility पढ़ रहे थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन एज अ मेजर ऑफ इट्स solubility। मतलब देखिए solubility क्या थी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी सॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, ये थी। तो उसने ये कहा कि मोल फ्रैक्शन का मतलब इसको मोल फ्रैक्शन की तरह हम ले सकते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी भी वही है और मोल फ्रैक्शन से हम ये पता लगाते हैं कितनी मोल परसेंट, कितनी मोल फ्रैक्शन उस सॉल्वेंट की, उस सॉल्यूट की, उस सॉल्यूशन में। सो देन इट कैन बी सेड दैट, क्या क्या कहा गया? द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अगर मैं सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से हटा रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो मैं सिंपल कहूंगा कि जो मेरा मतलब मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, और ये पार्शियल प्रेशर उतना है कि गैस का प्रेशर उस सॉल्यूशन पे कितना लग रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो आगे बात करते हैं द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ स्टेट्स दैट। मतलब मोस्ट कॉमनली तुम्हें क्या लिखना है वो चीज, मतलब हमें एग्जाम में क्या लिख के आना है, सीबीएसई के एग्जाम में, जो बोर्ड का एग्जाम होगा वहां क्या लिख के आना है? वहां लिख के आना है द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेपर फेज। मतलब जो वेपर फेज में उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, जो वो वेपर फेज पी, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कितनी है गैस की, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो कैसे, उसने बोला कि मेरा जो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा P इक्वल टू के एच एच। ये इसने फॉर्मूला दे दिया था। यहाँ जो ये के एच है ये क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है, ये देखिए इसने ये दे रखा है P इक्वल टू के एच एक्स। तो यही हमारा फॉर्मूला है। तो kh is the Henry's law constant if we draw a graph between partial pressure। उसने कहा कि अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किस किस के बीच में? पार्शियल प्रेशर, between the partial pressure of gas versus mole fraction of the gas in solution। तो देखिए अब मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ इसने क्या किया है, ये तो मेरा पार्शियल प्रेशर, ये मेरी मोल फ्रैक्शन। मैं इसको अगर टर्म्स में लिखूं y इज इक्वल टू एम एक्स टर्म हो गया। देखिए
y इज इक्वल टू m, x टर्म हो गया, ये ग्राफ बनेगा। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए इधर मान लीजिए मेरा इधर y होता है, y की जगह मैं क्या रखूंगा, पार्शियल प्रेशर। इधर क्या होता है मेरा x, x की जगह मेरा क्या है, x की जगह मेरा स्मॉल x है, मतलब मोल फ्रैक्शन। तो देखिए y इक्वल टू mx का जो ग्राफ बनता है, सिंपल यहाँ ये रखिए अब, यहाँ मेरा कैपिटल Y है, इधर x है। तो इसका जो y इक्वल टू mx का ग्राफ बनेगा वो सेंटर से होके जाएगा इस ओरिजिन से, तो ये ग्राफ बनेगा। अब देखिए ये ग्राफ है मेरा, क्या है, ये मेरा ग्राफ है। अब देखिए इधर y की जगह मेरा क्या है p, तो पार्शियल प्रेशर, इधर मोल फ्रैक्शन, दोनों रख दी। ये देखिए सेंटर से होके जा रहा है, ओरिजिन से होके 0,0 से, और एक स्ट्रेट लाइन आती है, ये क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ हमारी पूरी आ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो हमारा ये ग्राफ हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है डिफरेंट गैस, डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट केएच वैल्यू, मतलब केएच जो हेनरी कांस्टेंट है वो सेम नहीं रहता हर किसी के लिए, वो एक गैस के लिए अलग, दूसरी गैस के लिए अलग होगा एट द सेम टेम्परेचर। Different gases have different kH value at the same temperature. This suggests that kH is a function of nature of gas. तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि kH किसका फंक्शन है, kH जो है वो नेचर ऑफ गैस का फंक्शन है। फंक्शन किसका है, नेचर ऑफ गैस का। यहाँ से डायरेक्ट ये जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट मतलब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने का यही एक बहुत ज्यादा मतलब अच्छा पॉइंट है कि लाइन बाय लाइन अगर हम पढ़ेंगे तो सभी क्वेश्चन हमारे क्लियर होते जाएंगे, और बोर्ड में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइन बाय लाइन से बहुत से क्वेश्चन रह जाते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नहीं रहेगा लाइन बाय लाइन पढ़ने से। अब देखिए इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 2.11, ये इक्वेशन दे रखी है 2.11, तो दैट हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन टेम्परेचर, उसने बोला है, देखिए मैं इसके बारे में, द लोअर इज द solubility of gas in a liquid. It can be seen from the equation टेबल 2.2, 2.2 से हमारी जो आगे टेबल दे रखी है उससे हम देख सकते हैं that KH value for the N2 and O2 increase with increase of temperature, indicating that the solubility of gases. तो देखिए सबसे पहले मैं सिंपल इतनी कहानी बता देता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। जो हमारी इक्वेशन दे रखी है, देखिए इक्वेशन कौन सी दे रखी है, हमें इक्वेशन दे रखी है ये वाली। तो हमें इक्वेशन P इक्वल टू KHX, इसने क्या बोला था, वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर, मतलब प्रेशर मुझे गिवन है पहले से, ये मुझे गिवन है। द KH एट अ गिवन टेम्परेचर, इसने दैट हायर द वैल्यू ऑफ KH, देखिए मैं इसको KH इक्वल टू P अपॉन X लिख सकता हूँ। अगर मुझे P गिवन है, मान लीजिए ये कांस्टेंट कर दिया, तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द X हो जाएगा। अगर मैं अब KH की वैल्यू बढ़ाऊंगा, X की वैल्यू मुझे घटानी पड़ेगी, मतलब ये एक दूसरे के मतलब ये एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है, और कह सकते हैं ये हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर मैं देखिए, और एक और चीज, अगर मैं X की वैल्यू बढ़ा रहा होता, क्या बढ़ा रहा हो, तो X की वैल्यू में बढ़ा रहा होता, तो KH मुझे घटाना पड़ता, मतलब सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ रही है तो KH की वैल्यू कम होगी, अगर KH हायर है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये इसने बोला कि हम अगली जो टेबल दे रखी है उसमें से हम समझ सकते हैं। देखिए उसने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 2 एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। तो इसने एग्जाम्पल क्या लिया था, देखिए नाइट्रोजन 293 पे KH की वैल्यू 76 है, और तो 303 केल्विन पर 88 है, मतलब टेम्परेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर फॉर किसके लिए, गैस इन लिक्विड। यही यहाँ हमारे इस टेबल से पता पड़ रहा है। देखिए
अगला 293 पे 34 है KH की वैल्यू, और 303 केल्विन पे 46 है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो KH की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ से ये हमारा इस टेबल से हमारा ये कंक्लूजन निकल के आया। तो देखिए, ये यहाँ इसने बोला था O2 indicating with increase of the temperature indicating that the solubility of gases decreases। देखिए, solubility of gas increases with decrease the temperature। देखिए, अभी मैंने बताया था KH is inversely proportional to the solubility, और ये कह रहा है अगर टेम्परेचर, और जो KH था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है, ये मैंने निकाला अभी। तो अगर मेरा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। वही उसने बोला है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट लाइन। It is due to this reason that the aquatic species are more comfortable in cold water rather than in warm water। देखिए, इसका ये रीजन है कि एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। तो देखो होता क्या है, मान लीजिए मेरी जो गैस है वो गैस कौन सी है मेरी, मान लीजिए ऑक्सीजन है। कौन सी है गैस, ऑक्सी। क्योंकि एक्वेटिक स्पीसीज जो मतलब पानी में रहने वाले जो स्पीसीज है, वो ठंडा पानी उनके लिए कंफर्टेबल क्यों होता है, कंफर्टेबल इसलिए होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट जो होगी वो इंक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन की अमाउंट इंक्रीज होगी, गैस की अमाउंट इंक्रीज होगी, वो उनके लिए फायदेमंद रहेगी। और जबकि गर्म पानी जो होगा उसमें जब अगर टेम्परेचर बढ़ चुका होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो ये उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, आइए इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल दे रखा है मुझे, इफ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिनी मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। वो कह रहा है कि मिली मोल्स ऑफ N2 कितने डिजॉल्व होंगे 1 लीटर पानी में। एज्यूम दैट N2 exert a partial pressure, मतलब N2 का पार्शियल प्रेशर दे रखा है 0.987 वाट। गिवन दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, एक हेनरी लॉ जो KH की वैल्यू है एंड फॉर N2 एट 293 केल्विन इज 76। मतलब मुझे देखिए क्या क्या दे रखा है, मुझे उसने KH दे रखा है, मुझे पार्शियल प्रेशर दे रखा है, और पूछ तो मैं यहाँ से x निकाल सकता हूँ। देखिए x क्या थी, मेरी मोल फ्रैक्शन थी, जो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा P इक्वल टू KH x। इस फॉर्मूले से मैं निकाल सकता हूँ सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ। अगर मोल फ्रैक्शन क्यों P पता है, KH पता है, तो मैंने वही यहाँ रख दी, x नाइट्रोजन, P नाइट्रोजन, ये P नाइट्रोजन, X नाइट्रोजन। जब मैं इसमें KH की वैल्यू रखूंगा, देखिए 0.987 बार दे रखा था, और इसकी वैल्यू कितनी थी, KH की वैल्यू दे रखी थी 76.48 किलो बार। अगर किलो बार दे रखा है उसमें 10⁻³ का मल्टीप्लाई करके उसे बार में कन्वर्ट कर लूंगा। क्यों कर, कैसे कर लूंगा, क्योंकि 1 kg जब किलो आ जाता है तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो मैं अब इस बार से बार कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू जो आएगी वो मेरी आ गई 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵। तो अब मैं क्या करूंगा कि एज 1 लीटर, उसने सिंपल मुझसे कहा था कि 1 लीटर वाटर में कितने N2 के मिलीमोल्स डिजॉल्व होंगे वो मुझे बता देना। अब देखो मुझे मोल फ्रैक्शन पता है, तो मोल फ्रैक्शन में कैसे निकालता था कि मोल्स, जिसके मोल्स पूछ रहा हूँ अपॉन टोटल सॉल्यूशन में जो टोटल मोल्स होंगे। तो मुझे n मोल्स मान लीजिए, मैंने मान लिए कि नाइट्रोजन के n मोल्स हैं। अब देखिए n मोल्स अब प्लस 55.55, ये कहाँ से आया 55.55, देखिए उसने पहले दे रखा मुझे 1 लीटर वाटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 ग्राम भी बोल सकता हूँ मैं पानी के लिए, क्योंकि इसकी डेंसिटी 1 होती है। तो मैं अगर मैं इसकी
मोल्स निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास। जब 1000 में मैं डिवाइड लगाऊंगा 18 का तो इसका आंसर आएगा 55.5 मोल। तो ये मोल्स किसके निकले, वाटर के 1000, मतलब 1 लीटर वाटर में अगर तुम देखते हो घर पे अगर एक बोतल पानी भर लेते हो 1 लीटर की, तो उसमें कितने मोल वाटर हैं, उसमें 55.5 मोल ऑफ वाटर आर प्रेजेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखिए ये n प्लस 55 पॉइंट, ये हमें n मिलीमोल में निकला, मतलब n बहुत छोटा हुआ क्योंकि बहुत कम गैस की जरूरत हुई, और ये 55 बहुत बड़ी अमाउंट है, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि बहुत बहुत छोटा है तो नेग्लेक्ट कर दिया। तो n अपॉन 55.5 इज इक्वल टू 1.29 क्योंकि ये x की वैल्यू निकली थी, मैंने x की वैल्यू रख दी। तो जब मैं n की वैल्यू निकालूंगा इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 7.16 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल। उसने क्या कहा था, उसने मेरे से मोल्स नहीं पूछी, उसने मेरे से मिली मोल्स पूछे हैं। मिली मोल्स, अगर इनको मैं मिली में कन्वर्ट कर दूंगा तो कितने का डिवाइड लगा दूंगा, इसमें -10⁻³ से ही डिवाइड लगा दूं, और मैं डिवाइड जैसे ही करूंगा तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 7.16 इंटू 10⁻⁻1। इसको मैं लिख सकता हूँ -1, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.716 मिली मोल। ठीक है, तो यही मेरा आंसर है। क्या है मेरा, ये मेरा आंसर है। यहाँ से ये आई होप ये एग्जांपल बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आगे समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब हेनरी लॉ जो था उसके कुछ मतलब एप्लीकेशन थे कि कहाँ क्यों यूज होता है, एप्लीकेशन कैसे हम देख सकते हैं। तो टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, जो आप घर पे या बाहर जो हम पीते हैं कोको कोला एपीपी, ये सभी कोल्ड होती है, और जब कोल्ड होती है तभी हमें अच्छी लगती है क्योंकि इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम पी लेते हैं तो उसके बाद सबको पता है कि क्या होता है। ठीक है, तो इन सॉफ्ट ड्रिंक इसमें, और या सोडा वाटर जो होता है उसको लो टेम्परेचर पर इसीलिए रखा जाता है क्योंकि उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज की जाए। अगर वो गर्म हो जाएगी, जैसा आपने देखा वो थोड़ी देर रखी रहे, गर्म हो जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। अच्छी इसलिए नहीं लगती क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकली वो अच्छी नहीं लगेगी, उसका जो टेस्ट होगा वो चेंज हो जाता है। ऐसे ही स्कूबा डाइवर्स जो हमारे गोताखोर होते हैं, मतलब जो समुद्र वमुद्र में अंदर जाते हैं, मस्ट मूव विद द हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैस व्हाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। मतलब ये कह रहा है विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैस व्हाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। अंडर वाटर में जब जाते हैं तो वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और हमने बताया था जो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी उसमें, जब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी तो वहां जब सांस ले रहे होंगे तो उनके ब्लड में भी वो गैस जाएगी। अगर मान लीजिए 70% नाइट्रोजन ही ले रहे हैं तो नाइट्रोजन अब और बढ़ चुकी होगी। जब नाइट्रोजन जब बढ़ चुकी होगी तो वो भी हमारे शरीर में जाएगी, थोड़ा शरीर में जाएगी तो ये इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज इन ब्लड। मतलब ब्लड में भी वो जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है, नाइट्रोजन और भी अदर गैस हैं, वो हमारे ब्लड में डिजोल्व हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, व्हेन द डाइवर्स कम टुवर्ड्स सरफेस, जब सरफेस की तरफ अंदर से आ रहा होता है पानी में से, तो वहां प्रेशर कम होने लग जाता है, प्रेशर कम होने लग जाता है। और जब प्रेशर कम होने लग जाता है तो ये जो गैस डिजोल्व हो गई थी हमारे ब्लड में, वो इवॉल्व होना है, मतलब उसमें से निकलना स्टार्ट हो जाती है, रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। और इसकी वजह से लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। ये देखिए ये एक, इसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन के बबल बन जाते हैं हमारे ब्लड में। इनकी वजह से जो कैपिलरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है, दिस ब्लॉक्स कैपिलरी एंड क्रिएट अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बैंड्स। बैंड से बीमारी मतलब बैंड्स टाइप आ जाते हैं हमारे ब्लड में, विच इज पेनफुल एंड डेंजरस। ये पेनफुल एंड डेंजरस टू द लाइफ।
ये हमारे लिए बहुत डेंजरस होते हैं। ऐसे ही टू अवॉइड बेंड्स, इन बेंड से बचने के लिए क्या करते हैं, एज वेल एज टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, द टैंक बाई स्कूबा डाइवर्स are filled with air diluted with helium, मतलब हीलियम के साथ, हीलियम की 11.7% और जो मेरी नाइट्रोजन होती है वो 56.2% लेके जाते हैं। जब वो अपना सिलेंडर लेके जाते हैं जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन लेते हैं वाटर में, उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ाती जाती है, नाइट्रोजन की अमाउंट कम करती जाती है, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ेगा तो नाइट्रोजन डिसॉल्व ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर 56 से पहुंचेगी तो वो अपने 78 तक पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें भी तो 78% नाइट्रोजन है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। ये इसलिए ये वाला हमारा मिक्सचर होता है, 32.1% ऑक्सीजन यूज की जाती है। ऐसे ही ये कह रहा है एट हाई एल्टीट्यूड, मतलब हाई एल्टीट्यूड मतलब जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। तो होता क्या है, जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वहाँ प्रेशर हमारा कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है तो ऑक्सीजन का भी पार्शियल प्रेशर कम होगा। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई उसकी, अब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो ऑक्सीजन की अमाउंट जितनी हमें मिल रही थी नॉर्मल, उससे कम हो गई। अगर उससे कम हो गई तो हमारा जो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। अगर मेरी ये कम किस में होगी, द लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड और क्लाइंबर्स, मतलब जो जो हमारे यात्री होते हैं जो ऊपर क्लाइंबिंग करते हैं, जो वो एवरेस्ट वेवरेस्ट पर, तो इनके मतलब क्या हो जाता है, ब्लड या टिश्यू में लो कंसंट्रेशन हो जाती है ऑक्सीजन की। इसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं लो, इस लो ब्लड ऑक्सीजन की वजह से वीकनेस आ जाती है और अनेबल टू थिंक क्लियरली, मतलब एक बीमारी हो जाती है, तुम सोच नहीं पाते हो कि अब हम क्या करें। तो ये सिम्टम्स होते हैं इसके, और ये वाली जो सिम्टम्स, ये बीमारी होती है, इसको क्या बोलते हैं, अनोक्सिया। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ लेते हैं। अब क्या समझ लेते हैं हम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन इन विच गैसेस आर डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। ओके, तो देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज द टेम्परेचर, ये तो अभी भी मैंने बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, जो सॉल्युबिलिटी मतलब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द t, या मैं ऐसे बोलूं t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द x, बात एक ही है। ठीक है, when dissolved the gas molecules are present in liquid phase and the process of dissolution can be considered similar to condensation and heat is evolved in this process। इस प्रोसेस में क्या होती है, हीट हमारी इवॉल्व हो जाती है। We have learned in the last section that dissolution process involve dynamic equilibrium, मतलब ये तो हमने भी पढ़ा है कि जैसे ही हम डिसोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, एक सॉल्यूशन और सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। तो ये जो स्टेब्लिश होने के बाद में ये क्या करता है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और डिसोल्यूशन अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देखिए अगर अगर ये क्या कह रहा है, एज अ डिसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब हीट उसमें से निकल रही है, द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी उसमें से डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। ओके, तो यही था। और इसके बाद अब कुछ आते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। आइए तो एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं कि, आइए तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, 2.6 और 2.7। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, तो आइए पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए H2S का हम यूज करते हैं। इफ द सॉल्युबिलिटी, मतलब मुझे सॉल्युबिलिटी दे रखी है ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S
in water at HTP is 0.195 मोलर। मतलब मुझे solubility कितनी दे रखी है, 0.195 मोलर। इसका मतलब क्या है, 0.195 moles in 1 kg ऑफ वाटर। क्योंकि मोलर दे रखा है, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। देखिए ये एक चीज दे रखी है एचटीपी, हेनरीज लॉ। हमें P इक्वल्स टू के एच एक्स पता है। एक्स यहाँ जो होती है वो क्या होती है, मोल फ्रैक्शन। लेकिन हमें सॉल्युबिलिटी दे रखी है, क्या हम डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी लगा सकते हैं? नहीं, हम यहाँ डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी नहीं यूज कर रहे। देखिए 1 kg ऑफ वाटर में हमें ये 0.195 मोल्स ऑफ H2S डिसॉल्व किए गए हैं। तो देखिए होगा क्या, मोल्स निकालू मैं, मोल्स कितने होंगे, मोल्स ऑफ वाटर इन 1 kg अभी मैंने निकाले थे, कैसे, 1000 ग्राम अपॉन 18 इसका मोलर मास इज इक्वल्स टू मेरे 55.5 मोल्स आ जाएंगे। 1 लीटर वाटर या 1 kg ऑफ वाटर में 55.5 मोल होते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं H2S के लिए, किसके लिए, H2S के लिए, कैसे निकालूंगा, मोल्स ऑफ H2S अपॉन NH2S प्लस N वाटर। अभी जैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। तो NH2S मुझे पता है, नहीं पता, NH2S पता है कि 0.195 मोल्स है। कितना है, 0.195 मोल्स अपॉन 0.195 प्लस 55.5। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा सॉल्व होने के बाद में वो कितना आएगा, 0.195 डिवाइडेड बाई 55.5 प्लस 0.95। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.0035। ठीक है, अब मुझे P पता है, P एच टी पी पर P क्या होता है, एच टी पी पे बार में लिया जाता है 0.987 बार। ये एच टी पी पे होगा, किस पे होगा, एच टी पी पे। तो आइए मैं इसको करता हूं यूज। तो देखिए कैसे, P इज इक्वल टू के एच एक्स, ये फॉर्मूला है। P की वैल्यू कितनी है, 0.987 वाट इज इक्वल टू के एच की वैल्यू मुझे दे रखी है, नहीं के एच की वैल्यू तो डिफाइन करवा रहा है कि के एच क्या होगा इनटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.0035। ठीक है, तो मैं यहाँ से के एच की वैल्यू जब निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 0.987 अपॉन 0.0035। ये बार में था, ये यहाँ इसकी कोई यूनिट नहीं थी। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 0.987 डिवाइड बाई 0.0035, तो इसका आंसर आएगा मेरा 282। और यूनिट क्या बची रहेगी, बार। इस बार के एच की यूनिट जो आएगी वो यहाँ क्या आएगी, 282 बार। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.6 के लिए। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन नंबर 2.7 पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। मतलब मुझे KH की वैल्यू दे रखी है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन, टेम्परेचर 298 केल्विन देता है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml, मतलब 500 ml ऑफ सोडा वाटर।
ऑफ सोडा वाटर, मतलब सोडा वाटर में वाटर ही होगा मेनली, व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर, मतलब मुझे P दे रखा है 2.5 atm, ये मुझे दे रखा है। तो उसने कैलकुलेट द क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml सोडा वाटर में रखी रहेगी। तो मैं के एच एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पी, यहाँ से मैं एक्स मोल फ्रैक्शन निकाल लूंगा। पी की वैल्यू पता है मुझे 2.5 atm इज इक्वल टू के एच की वैल्यू 1.67 इंटू 10 की पावर 8 इंटू एक्स। तो मैं जब x की वैल्यू निकालूंगा तो 2.5 अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। देखिए एक बात और, मेरा 1 atm, ये देखिए 2.5 atm में दे रखा है, किसमें दे रखा है 2.5, ये मैं atm में यूज कर रहा हूँ, ये पास्कल में यूज कर रहा हूँ। क्या ऐसा संभव है कि दोनों यूनिट अलग अलग यूज करूँ? नहीं। तो 1 atm इज इक्वल टू होता है 101,325 पास्कल, ठीक है, इतना होता है। तो मैं इस वाली के एच वैल्यू को, जो के एच वैल्यू दे रखी थी 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल, इसको मैं किस में बदल लूंगा, एटीएम में। तो इसको एटीएम में बदलने के लिए मैं मल्टी डिवाइड लगा दूंगा 101,325 पास्कल का, सॉरी एटीएम, ये तो मेरा पास्कल में था, पास्कल से पास्कल तो हमारा कट जाएगा, ये एटीएम की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए होगा क्या, के एच इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू जो मेरी आएगी वो कितनी आएगी, 1.57 इंटू 10 की पावर 3, ये मेरी क्या आ गई, वैल्यू आ गई, किसमें के एच की वैल्यू एटीएम में। तो अब मैं इसको तो रखूंगा नहीं, तो अब मैं क्या वैल्यू रखूंगा 1.57 इंटू 10 की पावर 3। अगर मैं इस वैल्यू को रखूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, x की वैल्यू आ जाएगी 2.5 डिवाइड बाई 1.57, 1.59 इंटू 10 की पावर -3, ये x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई मेरी, x की वैल्यू। तो देखिए मेरी x क्या थी, मतलब मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड NCO2 अपॉन NCO2 प्लस N वाटर, वाटर के 500 ml में, कितने में 500 ml में कितने, तो 500 ml का मतलब मेरा 500 ग्राम आ गया। तो मैं 500 ग्राम अपॉन 18 करूंगा तो मेरे मोल्स निकल आएंगे। तो जो एक मोल्स आएंगे, पहले 55.55 आते थे, अब आ जाएंगे उसके हाफ हो जाएंगे 27.77 समथिंग, ये मोल्स मेरे 500 में आ गए। तो मुझे x की वैल्यू पता है 1.59 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू NCO2 अपॉन, ये कितनी, ये 27.77 है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है, n की वैल्यू माइनस में, मतलब 10 की पावर -3 में चल रही है, तो ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो NCO2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ से बहुत छोटी आएगी, सॉरी ये 10 को -3 नहीं है, लेकिन बहुत छोटी वैल्यू आएगी, इसको वाटर के कंपैरिजन में मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो ये जो मेरी वैल्यू आई, वो आई, मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू आती है मेरी 44.16 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स आई। इतने तो मेरे मोल्स हो गए, क्या हो गए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.044 मोल्स। ओके, तो मुझे पता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर वेट, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, 44 ही होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा मोल्स में,
मोल्स में अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं NCO2, सॉरी, मुझे वेट अगर निकालना है, क्या निकालना है, वेट। तो वेट के लिए मैं W इज इक्वल टू 0.044 इंटू 44 लगा दूं, इंटू 44। तो जो मेरा आंसर आता है वो कितना आता है, 1.94 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी मेरी CO2 यूज होगी। कितनी CO2 मेरी यूज होगी, 1.94, मेरी 1.94 CO2। तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ 1.94 ग्राम CO2 हमारी 500 ml सोडा वाटर में यूज की जाएगी। सो आज का टॉपिक हम यही इन टेक्स्ट क्वेश्चन पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।